नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आइडिया की जिसने सचमुच दुनिया को बदल कर रख दिया, नारीवाद। अब ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में अलग अलग बातें आती हैं। और हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम सब मिलकर इसे स्टेप बाय स्टेप, इसकी हिस्ट्री और इसके कोर आइडियाज को समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये नारीवाद है क्या? अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से, तो ये दो बहुत ही सिंपल आइडियाज पर टिका है। पहला, ये मानना कि जेंडर के आधार पर महिलाओं को सोसाइटी में डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है, और दूसरा, ये विश्वास कि इस डिसएडवांटेज को, इस अन्याय को खत्म किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और फिर उसे सॉल्व करने का इरादा रखना। अच्छा, तो इस पूरे आइडिया की जर्नी को समझने के लिए हमने इसे 5 मेन पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। ये एक तरह से हमारा रोड मैप होगा। हम देखेंगे कि नारीवाद कहाँ से शुरू हुआ, आज कहाँ है और आगे कहाँ जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री में और शुरू करते हैं पहली लहर से। ये वो दौर था, वो चिंगारी थी जिसने विमेन्स राइट्स के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दिया। यहीं से हर चीज की नींव रखी गई। देखिए, ये जो पहली लहर थी, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये दशकों तक चली। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे, जैसे 19th सेंचुरी के मिड में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ, जिसने अमेरिका में इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। और वहां से लेकर 1920 तक, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, सोचिए ये कितनी लंबी और मुश्किल लड़ाई रही होगी लीगल इक्वालिटी के लिए। तो आखिर इस फर्स्ट वेव का मेन फोकस क्या था? इसका कोर आइडिया था कानून की नज़र में बराबरी, फंडामेंटल इक्वालिटी। जरा सोचिए, वोट देने का अधिकार, प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं थे, ये वो रियल कॉन्क्रीट चेंजेस थे जो महिलाओं को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देते। और हाँ, ये लड़ाई अचानक से शुरू नहीं हो गई थी। इसके पीछे एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था। इसके बीज 18th सेंचुरी के आखिर की रेवोल्यूशनरी थिंकिंग में बोए गए थे। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसे राइटर्स ने ये आर्ग्यू किया कि महिलाओं में भी रीजन करने की, तर्क करने की उतनी ही क्षमता है जितनी पुरुषों में, और इसलिए उन्हें भी सेम एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन लीगल राइट्स मिल जाना ही पूरी कहानी नहीं थी। फर्स्ट वेव ने जो हासिल किया वो बहुत बड़ा था, पर उसकी भी अपनी सीमाएं थीं, और इन्हीं सीमाओं ने सेकेंड वेव की जरूरत पैदा की। और इस अगली लहर ने तो सब कुछ बदल दिया। इसने लड़ाई को पब्लिक लाइफ से उठाकर हमारी पर्सनल लाइफ्स के सेंटर में ला दिया। 1960s में एक नई एनर्जी का जैसे एक्सप्लोजन हुआ। द फेमिनिन मिस्टिक और सेक्सुअल पॉलिटिक्स जैसी किताबों ने लाखों महिलाओं की आंखें खोल दी। इन किताबों ने उन तरीकों पे सवाल उठाए जिनसे सोसाइटी महिलाओं को सिर्फ घर और परिवार तक लिमिट करके रखती थी। और बस यहीं से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। इस सेकंड वेव का जो कोर स्लोगन था वो था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। बहुत पावरफुल आइडिया है ये। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी घर के अंदर होता है, चाहे वो हाउसवर्क हो, पेरेंटिंग हो, रिलेशनशिप्स हो, वो सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं है, वो समाज के बड़े पावर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। बेटी फ्रीडन ने इसे नाम दिया द प्रॉब्लम विद नो नेम, मतलब वो प्रॉब्लम जिसका कोई नाम नहीं था। ये सबअर्बन हाउसवाइफ्स की वो गहरी अनकही फ्रस्ट्रेशन थी। उनकी किताब ने जैसे एक दुखती रग पर हाथ रख दिया। इसने लाखों महिलाओं को ये फील कराया कि वो अकेली नहीं है। उनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन असल में एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम का हिस्सा थी। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट ने इस आइडिया को चैलेंज किया कि लाइफ दो अलग अलग हिस्सों में बटी है। एक पब्लिक स्फीयर जो पुरुषों से जुड़ा है, पॉलिटिक्स, करियर, आर्ट, और एक प्राइवेट स्फीयर जो महिलाओं से जुड़ा है, परिवार, बच्चे पालना। उन्होंने कहा कि जिसे नेचुरल मान लिया गया है, जैसे महिलाओं का घर पर रहना, वो असल में सोसाइटी का बनाया हुआ है और इसे बदला जा सकता है। अच्छा, इस पावर इम्बैलेंस को समझने के लिए सेकेंड वेव थिंकर्स ने एक टर्म यूज किया, पेट्रियार्की। इसका लिटरल मीनिंग है पिता का शासन। पर ये सिर्फ पुरुषों के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो हिस्टोरिकली पुरुषों को सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में, फैमिली से लेकर गवर्नमेंट तक, ज्यादा पावर और अथॉरिटी देता है। और फेमिनिस्ट्स ने आर्ग्यू किया कि यही सिस्टम इनइक्वालिटी की जड़ है। और यहीं पर एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया, सेक्स और जेंडर के बीच का फर्क। सेक्स हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो नेचुरल हैं, लेकिन जेंडर
मतलब एक महिला या पुरुष होने का मतलब क्या है, ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, समाज का बनाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये आइडिया कि लड़कियों को पिंक पसंद है और लड़कों को ब्लू, ये बायोलॉजी नहीं है, ये कल्चर है। और फ्रेंच फिलोसोफर सिमोन डी बुवॉर ने इसे शायद सबसे पावरफुल तरीके से कहा, विमेन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। मतलब महिलाएं पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट इस बात को हाईलाइट करता है कि फेमिनिनिटी कोई फिक्स्ड बायोलॉजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये एक्सपेक्टेशंस और रोल्स का एक सेट है जो सोसाइटी हम पर थोपती है। तो अब आते हैं रीसेंट डेकेड्स में, जहां फेमिनिज्म और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हो गया। मूवमेंट ने ये रियलाइज करना शुरू किया कि विमेन का एक्सपीरियंस सबके लिए एक जैसा नहीं होता। 1990s में थर्ड वेव का उदय हुआ। इसने पिछली वेव्स की अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज तो किया, लेकिन उनकी लिमिटेशंस पर सवाल भी उठाए। इसका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि फेमिनिज्म को सभी महिलाओं की आवाज़ों को शामिल करना होगा, सिर्फ वाइट मिडिल क्लास महिलाओं की नहीं। थर्ड वेव को समझने के लिए इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये टर्म किम्बर्ले क्रेनशॉ ने दिया था। आइडिया ये है कि डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग फॉर्म्स जैसे रेसिज्म, सेक्सिज्म, क्लासिज्म, ये सब अलग अलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लैक वुमन का एक्सपीरियंस सिर्फ एक वुमन होने का या सिर्फ एक ब्लैक पर्सन होने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये दोनों का एक यूनिक इंटरसेक्शन है। और इसी आइडिया की वजह से फेमिनिज्म के अंदर जैसे एक एक्सप्लोजन हुआ। अब हम ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म और भी बहुत से फेमिनिज्म्स की बात करते हैं। हर पर्सपेक्टिव इस बात पर एक यूनिक एंगल लाता है कि पावर और इनइक्वालिटी कैसे काम करती है। अब ये मूवमेंट एक आवाज नहीं रहा, बल्कि कई आवाजों का एक पावरफुल कोरस बन गया। जैसे ब्लैक फेमिनिज्म को ही ले लीजिए। सोजॉर्नर ट्रूथ से लेकर बेल हुक्स तक इन थिंकर्स ने मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट मूवमेंट को चैलेंज किया कि वो रेस के मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि आप जेंडर के बारे में बात ही नहीं कर सकते जब तक आप ये ना समझें कि वो रेस और क्लास के साथ कैसे इंटरसेक्ट करता है। तो आज फेमिनिज्म कहाँ खड़ा है? चलिए आखिर में ये देखते हैं कि 21st सेंचुरी के नए चैलेंजेस और सवालों का सामना कैसे कर रहा है। एक आइडिया जो अब सामने आया है वो है पोस्ट फेमिनिज्म। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव है। ये कहता है कि ज्यादातर लीगल और पॉलिटिकल लड़ाइयां तो जीती जा चुकी हैं और अब महिलाओं के लिए मेन हर्डल्स बाहरी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हैं, अंदरूनी है। ये सेकेंड वेव के कई आइडियाज को एक तरह से रिजेक्ट करता है। तो आखिर में हम इस विचार पर आते हैं कि नारीवाद कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा मोशन में है, हमेशा इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, इक्वालिटी के लिए लड़ाई भी बदलती है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, नारीवाद के लिए अगली लहर क्या होगी।